नमस्कार दोस्तों, आप सभी का परफेक्ट नॉलेज आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। सामान्यतः शब्दों में उपभोक्ता को एक आम इंसान ही माना जाता है, लेकिन व्यवहार के शब्दों में या व्यवहार के अर्थ में अगर उपभोक्ता की बात करें तो वहाँ इसके मीनिंग बदल जाते हैं। यहाँ व्यक्तियों के समूह, संस्थाओं, इंस्टीट्यूट इत्यादियों के लिए भी उपभोक्ता शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। तो एक उपभोक्ता वह होता है दोस्तों जो अपनी निश्चित आय को वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च करता है तथा उनसे उपयोगिता प्राप्त करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है या फिर इस प्रकार चुनाव करता है कि किन वस्तुओं पर उस आय को खर्च करना है। कहने का तात्पर्य यानी कि हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपनी सीमित आय को खर्च करता है। तो ये तो था दोस्तों उपभोक्ता का व्यवहार। अब आता है दोस्तों कि उपभोक्ता संतुलन कैसे हो, यानी कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर अब हम पढ़ेंगे जो कंज्यूमर है वो संतुलन में कैसे हो, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के वैसे तो एक वस्तु के संबंध में भी और दो वस्तुओं के संबंध में भी जो है इक्विलिब्रियम दर्शाया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये बताएंगे कि कंज्यूमर किस समय या किस टाइम पर इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कंज्यूमर कब संतुलन में होता है। कंज्यूमर उस समय संतुलन में होता है जब वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन न होते हुए वह अपनी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उपभोक्ता भी अपनी वर्तमान परिस्थितियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहता। अर्थात कि इस माहौल में या इस सिचुएशन में वो जैसा भी है वो खुश है, तो इसका मतलब है कि वो उपभोक्ता संतुलन में है। ठीक है, तो दोस्तों इक्विलिब्रियम तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के बजट के बारे में। कंज्यूमर बजट या कंज्यूमर का जो बजट है उससे सीधा सा तात्पर्य यही है दोस्तों कि कंज्यूमर की आय क्या है, यानी कि कंज्यूमर की जो निर्धारित आय है वही कंज्यूमर का बजट है। चलो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लेते हैं कि कंज्यूमर की जो आय है वो निर्धारित है, निश्चित है, और अर्थव्यवस्था में वो जो निर्धारित आय है वो उन दो वस्तुओं पर ही खर्च करता है और उन दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी पहले से निर्धारित है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कंज्यूमर की जो आय है वो भी निर्धारित है, कंज्यूमर की जो आय है वो निर्धारित है, जो दो वस्तुओं पर वो है खर्च करता है उनकी कीमतें निर्धारित है। मान लेते हैं कि वस्तु एक जो है वो 2 रुपये पर पीस है, यानी कि 2 रुपये है, एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है और वस्तु 2 का जो पर पीस है कीमत वो 1 रुपये है। ठीक है, यानी कि ये जो वस्तुएं हैं इस वस्तु की कीमत 1 रुपये है और इस वस्तु की कीमत 2 रुपये है। इसको हम एक टेबल के द्वारा देखते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं कि जो हमारा उपभोक्ता है उसकी जो इनकम है वो कुल इनकम 60 रुपये है। कितनी है? 60 रुपये। अगर वो 60 रुपये सारे के सारे वस्तु 2 पर यानी कि वस्तु 1 पर खर्च करता है, वस्तु 1 पर खर्च करता है तो उसको कितनी इकाइयाँ मिलेंगी? 30 इकाइयाँ मिलेंगी, क्योंकि 30 दूनी 60 रुपये, उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 60 रुपये। और वो 60 रुपये की अगर वस्तु खरीदेगा और वो वस्तु सारी की सारी एक खरीदना चाहता है तो वो टोटल
30 वस्तुएं जो है वस्तु एक की खरीद पाएगा, क्योंकि यहाँ वस्तु एक की एक इकाई की कीमत 2 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ अगर वो 60 रुपये खर्च कर देता है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वस्तु 2 की कोई इकाई नहीं खरीद पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि वो यहाँ अगर मान लेते हैं 10 इकाइयाँ कम कर देता है, तो यहाँ वो कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा दोस्तों कि 20 दूनी 40 और 20 इकाइयाँ यहाँ खरीद पाएगा। टोटल कितने होंगे यहाँ पे 60 रुपये होंगे। देखो 20 दूनी 40 और 20 यहाँ 60 रुपये, यहाँ 30 दूनी 60 रुपये, यानी कि उसका बजट कितना है 60 रुपये का बजट है, 60 से बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ अगर वो 10 इकाइयाँ खरीदता है, देखो 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ वो खरीदेगा 40 इकाइयाँ, तो यहाँ कितना हो गया 60 रुपये। अब अगर वो वस्तु 2 की इकाइयाँ खरीदता है तो यहाँ वो वस्तु एक की एक भी इकाई नहीं खरीद पाएगा, और यहाँ वो जो टोटल इकाइयाँ 60 खरीद पाएगा, तो टोटल यहाँ उसका बजट कितना है 60 रुपये। तो इस प्रकार हम इस वस्तु, ये जो उपभोक्ता का बजट है, उसको तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं कि यहाँ हमने माना कि वस्तु एक की जो प्रति इकाई कीमत है वो 2 रुपये है, और वस्तु 2 की जो प्रति इकाई कीमत है वो 1 रुपये है। तो अगर वो सारी की सारी वस्तुएं, अगर वस्तु एक खरीदे तो वो वस्तु एक की 30 इकाइयाँ खरीद पाएगा अधिकतम, और वस्तु 2 की कोई इकाई जो है वो नहीं खरीद पाएगा। इसी प्रकार अगर वो सारी की सारी वस्तु 2 की इकाइयाँ खरीदेगा तो 60 इकाइयाँ खरीद पाएगा, लेकिन वस्तु एक की कोई भी इकाई नहीं खरीद पाएगा। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। टोटल उसका बजट कितना था दोस्तों 60 रुपये बजट था टोटल उसका, यानी कि 60 रुपये कीमत है। तो यहाँ हम लेते हैं OYOX। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने लिया वस्तु 1 को, और यहाँ हमने लिया वस्तु 2 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ वो कितनी खरीद पाएगा 10, 20 और 30 इकाइयाँ, यहाँ वो 20, 40, 60 इकाइयाँ। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जब वो वस्तु 2 पर सारा का सारा खर्च करता है, यहाँ अगर वो खर्च करता है तो 60 इकाइयाँ वस्तु 2 की प्राप्त करता है, और वस्तु 1 की जो इकाइयाँ हैं उसके लिए वो 0 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो बनता है डायग्राम वो इस प्रकार बनता है। तो ये जो हमारी बजट लाइन है पीटी करो, इसको हम पी और टी नाम दे देते हैं, पीटी, ये हमारी क्या है कंज्यूमर की बजट लाइन। उपभोक्ता जो बजट लाइन है वो हमारी है क्या पीटी। जो पीटी है वो हमें दर्शाता है कि उपभोक्ता की कितनी आय है। ठीक है दोस्तों, इसी को उपभोक्ता कीमत रेखा भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो है दोनों वस्तुओं की कीमतों को दर्शाता है साथ के साथ, तो इसलिए इसको जो है कीमत लाइन भी, कीमत रेखा भी कह सकते हैं, इसको बजट लाइन भी कहते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन उठता है कि उपभोक्ता के हाथों में क्या है, यानी कि कौन कौन से प्राप्य जो संयोग बनते हैं, कौन से अप्राप्य संयोग बनते हैं, कौन से अटेनेबल है, कौन से नॉन अटेनेबल है, कौन से फिजिबल है, कौन नॉन फिजिबल जो है वो बनते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमने पीछे उदाहरण लिया उसी को देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया कि उपभोक्ता की जो इनकम है वो कितनी है, टोटल इनकम जो है वो है 60 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास मैं कहूँ 60 रुपये हैं तो आप किन वस्तुओं को जो है प्राप्त कर सकते हैं और किन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीधा सा तात्पर्य है दोस्तों, अगर आपके पास 60 रुपये हैं तो आप 60 रुपये तक की कीमत वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी मतलब क्या है कि 60 रुपये, 59, 58, 57, 1 रुपये की, 2 रुपये की, यानी कि 1 से लेकर के 60 रुपये तक की जितनी भी वस्तुएं हैं आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनकी इकाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 60 रुपये से अपर की है, जैसे कि 61, 62, 63, उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो बजट है वो कितने का है, 60 रुपये का है, और आपकी जो वस्तु की कीमत है वो कितनी है, 62 रुपये में
₹65 ₹61 जो भी है, यानी कि इस बजट से बाहर की है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि यहाँ अगर इसके अंदर हम कोई वस्तु की बात करते हैं तो ये उपभोक्ता के लिए अटेनेबल है, यानी कि प्राप्त संयोग है, इनको वो प्राप्त कर सकता है। अगर ₹1 की कीमत की कोई वस्तु है तो वो उसको आराम से खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास कितने रुपए हैं, ₹60 हैं। अगर यहाँ उसके पास अगर ₹65 की कोई वस्तु उसको पसंद आती है तो वो उस वस्तु को नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बजट लाइन की जो इस ओर है, ठीक है, इस ओर है, उनको हम कहेंगे कि ये प्राप्य संयोग है, फिजिबल संयोग है, अटेनेबल संयोग है। और जो इस तरफ है उसको हम कहेंगे कि ये नॉन अटेनेबल संयोग है, इनको वो प्राप्त नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसका जो टोटल इनकम है वो कम है, क्योंकि यहाँ जो जाएगा वो उसकी जो कीमतें होंगी वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, और जो कीमतें अगर उसकी ज़्यादा होंगी तो उसके जो बजट है वो उसका पूरा नहीं बैठेगा। अगर उसका पूरा बजट नहीं बैठेगा तो उस वस्तु को नहीं खरीद सकता, क्योंकि एक वस्तु को खरीदने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है दोस्तों। एक तो हम कहते हैं ना, जब मांग का हम नियम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मांग का नियम, तब हम ज़्यादा डीप से देखेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको कि मांग के लिए हमें क्या होता है, एक तो इच्छा होनी ज़रूरी होती है, एक दूसरा पैसा होना ज़रूरी होता है, और तीसरा होता है उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी ज़रूरी होती है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में क्या है कि उस वस्तु को खरीदने की एक इच्छा हो। ठीक है, और उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होने के साथ साथ उस वस्तु की जो कीमत है उतने हमारे पास में पैसे भी होने चाहिए, और उन पैसों को खर्च करने की जो इच्छा है वो भी हमारे पास में होनी चाहिए, वो भी शक्ति हमारे पास में होनी चाहिए। जब तीनों शक्ति हमारे पास में होगी तो हम कहते हैं कि उस वस्तु की डिमांड है, यानी कि उस वस्तु को हम खरीद पाएंगे, उस वस्तु के हम काबिल हैं। अगर यहाँ हम ₹65 की कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हम उसके काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैसे है, टोटल इनकम है, वो कितने रुपए की है, ₹60 है। तो टोटल इनकम 60 है, तो उससे अपर की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए नॉन अटेनेबल हो जाएगी, और उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए अटेनेबल हो जाएगी। तो ये तो था दोस्तों हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। ठीक है, और किस संतुलन की स्थिति क्या हो सकती है। अभी इसमें हमने पढ़ा कि जो उपयोगिता है, हमने एक वर्ड यूज किया था उपयोगिता, यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है, पहले हमारे जो सिलेबस होता था उसमें यूटिलिटी को शामिल किया जाता था, लेकिन 2011 के बाद जो है यूटिलिटी को सिलेबस में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। जैसे कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, उपयोगिता यानी कि उपयोग करने के लायक जो वस्तु होती है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम किसी वस्तु को यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि को संतुष्ट करने वाला जो उस वस्तु का गुण है। कहने का तात्पर्य अगर सीधी सीधी भाषा में कहूँ कि वह वस्तु का वह गुण जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कि आपको प्यास लगी है, और आपको प्यास लगी है तो आप अपनी प्यास को किस प्रकार बुझाएंगे? पानी पी करके आप उस प्यास को बुझा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? पानी का वह गुण जिससे कि आपकी प्यास जो है वो शांत हुई। तो प्यास शांत करने का गुण किसके पास? पानी के पास। और वो गुण किसका? पानी का गुण। और उस गुण को हम क्या बोलते हैं? उस गुण को हम बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता। उपयोगिता को मापने की जो इकाई है दोस्तों वो होती है यूटिलिटी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके दोस्त इकोनॉमिक्स से संबंधित सभी वीडियोस को प्राप्त कर सकें और इकोनॉमिक्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। जय हिंद, जय भारत।